आ रहा आवाज? हाँ सर। हाँ सर। क्या था लास्ट टॉपिक? सर न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन आप बताने वाले थे। न्यूक्लियर फ्यूजन बताना, लिखना पॉइंट वाइज लिख लो। पॉइंट 1 फ्यूजन था या फिजन था? फ्यूजन था सर ना? फ्यूजन था पहले, उसके बाद में फ्यूजन। देखो इसमें, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग सर फ्यूजन है या फिर फ्यूजन है? फ्यूजन, अच्छा। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग जो भी वर्ड है फ्यूज से होता है तो इसलिए फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइट न्यूक्लियस, टू लाइट वेट न्यूक्लियाई, टू लाइट न्यूक्लियाई, process of combining two light nuclei to form one heavy nucleus, to form one heavy nucleus at high temperature, at high temperature with with, with large emission of energy, with large emission of energy, with large emission of energy, ब्रैकेट में हीट लिख दो, is known as large emission of energy, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हीट, is known as fusion, is known as विद लास्ट एनर्जी। फिर उसके बाद एक बार बता दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट में हीट, जो हीट। भी एनर्जी रिलीज होगा वो किस फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म, लार्ज फॉर्म ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में हीट, उसके बाद इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लेना, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो उसके रिलेटिव में प्रेशर का भी बता सकते हो कि प्रेशर भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मतलब जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए तुमको। टेम्परेचर अबाउट कितना होता है? 10⁻6, 10⁻6 या फिर 10⁻7 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तब जाकर के तुम्हारा क्या होगा? फ्यूजन होगा। मतलब इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10⁸8 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है यही टेम्परेचर है सन के कोर का, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है? सन के कोर में हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ होता है? सन के कोर में, और सन का कोर जो है उसका टेम्परेचर कितना है? 10⁻6 टू 10⁻8 डिग्री सेल्सियस। कोर की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सरफेस पे टेम्परेचर कितना होता है? बहुत कम होता है। सरफेस पे जो हमने सन वाला केस पढ़ा था, सन से जो एनर्जी रेडिएट होकर के आती है उसका टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करा था, कितना? 6000 केल्विन। ठीक है, ये सरफेस का टेम्परेचर है। तो जो भी तुम्हारा रिएक्शन है ना, कौन सा रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन, ये सरफेस पे नहीं होता, ये कहाँ होता है? सन के कोर में होता है। और कोर का जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है 10⁻6 to 10⁻8 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पे जो प्रेशर होगा, अगेन प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 उसके टर्म में होता है, क्योंकि प्रेशर भी क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसके रेस्पेक्ट में 10⁻6 टाइम ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सन एंड स्टार, सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स produce energy, sun and stars produce energy through nuclear fusion, through nuclear fusion, produce energy
थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। और हमारे पास जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो हाइड्रोजन का रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या करता है, फॉर्म करता है हीलियम और फिर एनर्जी। हीलियम फॉर्म करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन, 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन, 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म, combine to form 4 hydrogen atom combine to form one helium nucleus, one helium nucleus, and emits energy of 24.7 mega electron volt, 24.7 mega electron volt during one reaction, during one या during whole reaction, during whole reaction, ड्यूरिंग whole reaction, during whole reaction। अब तुम्हारे पास क्या है, एटम है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H1, ये क्या है, अगर इसको ये 4 ऐसा हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, हमारे पास एक हीलियम मिलेगा, हीलियम का जो सिंबल होगा 2, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास प्लस क्या मिलेगा और एनर्जी मिलेगा 24.7 मिलेगा। साथ ही साथ अगर बैलेंसिंग कर रहे हो, बैलेंस करोगे तो और भी कुछ मिल रहा होगा, एक बार चेक कर लो, तो न्यूट्रॉन भी मिलेगा। अगर इसको बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 न्यूट्रॉन भी मिलना चाहिए, क्योंकि इधर 4 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला 4 है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला कितना है, और ऊपर अगर देखो तो 4 4 वो मैच कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसके साथ +2 न्यूट्रॉन भी मिलता है। मतलब हर एक रिएक्शन में, हर एक कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसमें तुमको क्या मिलेगा, एक हीलियम मिलेगा, इतनी एनर्जी मिलेगा, और उसके साथ साथ 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल के आएगा। क्या होगा, प्रोटॉन होगा। चार्ज कितना है इसका, +1, +1 अगर चार्ज है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, 2 - 1 ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, लिख लो, लिख लेना वो तक। ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन लिख लेना। ये तो ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिट्रॉन कितना बताएगा, चार्ज, चार्ज कैसे शो करोगे, इसमें चार्ज शो नहीं करते हैं, चार्ज शो करने के लिए वो वाला टर्म यूज नहीं होता है, ये जो भी इधर टर्म है ना, वो एक जेड रिप्रेजेंट करेगा और एक ए रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जेड -a और इसका हाँ -1 लिखते हैं। और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें, जैसे ये एक रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहा है, एक हीलियम बना रहा है। और भी जरूरी नहीं है कि यही एक रिएक्शन हो रहा होगा, और भी रिएक्शन हो रहे होंगे, जैसे तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिलकर के क्या बनाएगा, यहाँ से भी तुम्हारे पास क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा, प्लस एनर्जी मिलेगा, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो एनर्जी, इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो फिर जो एनर्जी, देखो एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है,
यहाँ से जो एनर्जी हो रही है 4 कंबाइंड कॉम्बिनेशन के साथ जो एनर्जी मिलेगी, मतलब इस होल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई कितनी हुई है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस होल रिएक्शन में जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 3.27, जो कि इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक और इसका रिएक्शन होता है, इसमें एक हाइड्रोजन 2 प्लस एक हाइड्रोजन 3 कंबाइन करोगे, अगेन ये क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से इट विल बी 17.59 मेगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, ये एनर्जी मिलेगी, एक बार देखो कि नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये तीनों जो है, ये तीनों जो रिएक्शन है ये क्या है, फ्यूजन ही है। इसमें लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, हेवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है। इस केस में पॉजिट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ भी न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है 3.27, केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है 17.59। तो अलग अलग फॉर्म है रिएक्शन का। सर एनसीईआरटी में पहले वाले के लिए 26.7 दिया हुआ है। 26.7 कोई ना, उससे ज्यादा वो रखने जरूरी नहीं कि वो वैल्यू रख ले। ओके सर। अगेन यहाँ जो कैलकुलेशन होगा ना, वो जो भी डिफेक्टिव मास आएगा तुम्हारा, मास डिफेक्ट जो आएगा उससे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें तुमको एनर्जी, अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूछ सकता है कितना एनर्जी, एक रिएक्शन दे देगा और तुमसे पूछेगा बताओ इस रिएक्शन से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। तो तुमको करना क्या है, इधर का मास, अगर इधर का मास मान लो m1 है और इधर का मास कितना है m2 है, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, m1 या m2? सर M1। m2 बड़ा होगा तो फिर एनर्जी रिलीज कैसे होगा, घटना हाँ चाहिए ना। मास क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट का मास है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। हाँ ये सर। प्रोडक्ट का मास अगर नहीं घटेगा तो फिर मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए इस केस में अगर इन चारों हाइड्रोजन का मास ऐड करोगे और इस हीलियम का मास देखोगे तो m2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन व्हाट, M1 से छोटा और होगा। यहाँ का जो डिफरेंस होगा m1 माइनस m2, ये तुम्हारा रिएक्टेंट का मास, ये तुम्हारा प्रोडक्ट का मास, और इसी को क्या बोलते हैं डेल्टा m। और अगर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर करोगे तो जो एनर्जी आएगा इट विल बी व्हाट, एनर्जी रिलीज, जो कि बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। और अगर मास को एमयू के टर्म में लिख रहे हो तो इट कैन बी डायरेक्टली डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में। तो इस तरह कुछ कुछ क्वेश्चन तुमसे कभी कभी अगेन सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ध्यान देना होता है कि 0.0052 इस तरीके का, 0.00982 इस तरीके का आता है, क्योंकि डेल्टा एम जो आएगा ना उसकी वैल्यू जो होगी 0.1 से कम ही होगी। यू देख लो, एक अगर निकलता तो यूनिट कितना होता, अगर एक एमयू निकल गया था तो एनर्जी इतना रिलीज हो रहा हुआ है, लेकिन एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है 24.7 या फिर 3.27 या फिर 17.59। तो अब तो पक्का है ना कि ये m की जो वैल्यू है क्या होगी, 1 से कम, क्या बोले ये तो 0.5 से भी कम होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है देख लो 0.5 से भी कम है, मे बी 0.05 इस तरीके कुछ टर्म है। जैसे एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है जिसमें जो मास डिफेक्ट है वो आ रहा है 0. मैं लिख दे रहा हूँ 0.0296 इस तरीके का समथिंग। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 931 से 0.5, अब यहाँ से क्या आएगा टोटल एनर्जी आएगा। ठीक है, अगेन इस सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे गड़बड़ ही हो जाएगा। तो इसको जो भी ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर दूर होगा, तो इसको सर उसको मतलब 0.03 कर देंगे और उसको 1000 के आसपास कुछ और ले लेंगे इसको तो फिर हो 1000 जाएगा। करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1000 अच्छा करोगे तो तो अगेन 900 ये ले ज्यादा लेंगे। हो जाएगा। 940 930 करके सॉल्व कर सकते हो, हाँ 940 सर। कर दो या 930 कर दो, फिर मल्टीप्लाई करने से अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो अब ये नहीं ढूंढने लगोगे तो ऑप्शन मेरा मैच नहीं कर रहा है, मे बी ऑप्शन 4 ऊपर 4 नीचे ऐसा हो सकता है, उसको क्या करेंगे टिक कर देंगे। जब भी इस तरीके का मास डिफेक्ट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आएगा ना तो कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मत जाना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे टाइम बर्बाद होगा, फिर बाद में भी कैलकुलेशन करने के बाद भी तुमको पता चलेगा कि तो जो तुमने क्वेश्चन जो सॉल्व करके लाया वो क्या है, गलत है। क्योंकि बच्चे करने लगते हैं, ऐसा लिख देंगे 296 इंटू 931
फिर इसको मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर लाएंगे, फिर पॉइंट गिन के एक पॉइंट इधर, एक दो तीन चार पॉइंट इधर, ऐसे करते हैं, फिर गलती कर देते हैं। तो इतना करने का जरूरत है ही नहीं। इसको क्या कर लो, 930 मान लो। इस पूरे को क्या मान सकते हो, पॉइंट था 0.0, तो 0.03 मान लो। ऐसे कुछ मल्टीप्लाई कर दो, फिर आसान हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी मत जाना इसमें, अगर आ रहा है तो आता बहुत कम है, क्योंकि उसको भी पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर देंगे, इसमें गलती करेंगे, तो इसलिए कम इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, कंबाइंड मास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंबाइंड मास जो होगा हीलियम का, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये जो मास होगा ये हमेशा कम होगा इन चारों के रेस्पेक्ट में। ये जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है, इसमें ये मास हमेशा छोटा रहेगा। तभी जो यहाँ से मास इमिट हुआ वो किस फॉर्म में हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में। अब वैसे सोच रहे हो कि सर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अब 4 न्यूट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन निकाल के देखोगे, तब तो मास क्या आएगा, तो आएगा ना, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में हमेशा मास ज्यादा होता है। कंपोनेंट फॉर्म में थोड़े देखेंगे इसका मास, इसका किस फॉर्म में देखेंगे, हीलियम है तो हीलियम का मास चेक करेंगे, ना कि 4 इंटू नाइट्रोजन 4 इंटू न्यूट्रॉन और 4 इंटू प्रोटॉन करके देखेंगे, फिर गलत हो जाएगा। फिर तो तुम कंपोनेंट का मास निकाल लो, और अगर कंपोनेंट का मास देखते हैं तो कंपोनेंट का मास जो होता है वो हमेशा ज्यादा ही होता है किससे, एक्चुअल मास है। इसलिए इसका तुमको हीलियम का एक्चुअल मास चाहिए, ना कि इसके कंपोनेंट के अंदर घुस करके मास कैलकुलेट करोगे। वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जो फाइनल मास है हाइड्रोजन का, जो एक हाइड्रोजन का मास कितना है, या फिर ये हीलियम जो बना हुआ है न्यूक्लियस, इसका मास कितना है। तो 4 इंटू हाइड्रोजन का मास, और इधर 4 सीधे क्या करेंगे, हीलियम का मास का सबसेक्शन कर लोगे। अब ऐसा घुस जाते हैं बच्चे कि 4 दिया हुआ है तो यहाँ से 2 न्यूट्रॉन है और 2 क्या है, प्रोटॉन। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना तो फिर कुछ नहीं दिखेगा तुमको, फिर डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। क्योंकि डिफेक्ट कब दिखता है, जब फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन के चलते सारे कंपोनेंट एक अगर न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है, तब मास डिफेक्ट दिखेगा। इंडिविजुअली ब्रेक करके देखोगे तो फिर मास डिफेक्ट दोनों साइड क्या हो जाएगा, मास बैलेंस हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं डेल्टा एम। नेक्स्ट पॉइंट देखना, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, hydrogen bomb is based on principle of, hydrogen bomb is based on principle of nuclear fusion. Hydrogen bomb is based on principle of nuclear fusion. जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसी के वर्किंग पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। अब देखो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, मतलब जो भी रिएक्टर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए, रिएक्टर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ वही 6 से 8 के रेंज में वेरी करता है। तो 10⁻⁷ का टेम्परेचर चाहिए रिएक्टर का, ठीक है। अगर इतना टेम्परेचर अचीव करोगे ना, तब जाके 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या करेगा, या 4 हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या देगा तुमको, हीलियम। लेकिन ये जो टेम्परेचर अचीव करना, यही क्या है, सबसे मुश्किल काम है। अगर ये टेम्परेचर अचीव कर लिए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक तरीके का मतलब थ्योरेटिकल है कि मान लो हम पहले इस न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले, न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करते हैं। फ्यूजन क्रिएट करने के बाद टेम्परेचर बहुत बढ़ाते हैं, 10⁻⁷ तक ले जाने के बाद उसके बाद फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब का वर्किंग करवाते हैं। मतलब इस डायरेक्टली तुम इसको इग्नाइट नहीं कर सकते, इसको इग्नाइट करने के लिए ये टेम्परेचर तक पहुंचना है। अब ये टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए मे बी हम क्या कर यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये सारी जो बातें अभी, अब बना तो है नहीं हाइड्रोजन, कोरिया बोलता है कि हम बना के रखे हुए हैं, लेकिन यूज करेगा फिर पता चलेगा कि बनाया कि नहीं इसने। हाँ सर, पर यूज कर दिया तो फिर तुम हाइड्रोजन बम पढ़ने के लायक नहीं सर, वो बचोगे। टेस्ट करके तो देखा है ना शायद से। टेस्ट करके उसने देखा है, जो वेरिफिकेशन, इंडिया टेस्ट करके अगर कुछ देखेगा तो बाहर के दुनिया को नहीं पता चलेगा। हाँ सर,
बाहर के पता चल जाता है ना, जैसे इंडिया ने अगर न्यूक्लियर वो टेस्ट करा सैटेलाइट था, से देख लेता है ना, वो देख पोखरण में लेता जैसे था, दिखाया था तो फिल्म अगर में। ऐसा होता कि उसने टेस्ट कर लिया है तो फिर अब तक अमेरिका को पता चल गया रहता, फिर अमेरिका सस्पिशन में नहीं रहता कि है कि नहीं उसके पास। सबसे पहले जो चीज पता चलता है वो किसको पता चलता है? अमेरिका के पास, क्योंकि उसके पास हाँ बहुत सर। सारे स्पाई सैटेलाइट है, उसने बिछा करके रखा है पूरा स्पाई सैटेलाइट, सब पे नजर रखता है। हाँ, तो वो पता चल गया सर हम रहता लोग को भी किसी। देख सकता है क्या ऊपर से? किसको देख रहा है? सर हम लोग को भी देख सकता है क्या नहीं, अमेरिका जो ऊपर से? इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हीं को देखेगा, जो मतलब उसके काम का, इंसान को कम देखता है, जो प्रोसेस जो भी तुम्हारा वर्क हो रहे होते हैं ना, जैसे उनको जगह है खाली, जैसे उनको पता है कि इंडिया का खाली जगह है उधर, जो था ना, कहाँ पे हुआ था, पोखरण। राजस्थान। हाँ, पोखरण पोखरण क्या में। है, खाली जगह है। तो वो सारे जो साइट्स है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंटल काम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल काम के लिए जो भी साइट अच्छा है उसके ऊपर क्या करेगा, एक सैटेलाइट बिठा देगा दिन भर, कि बैठ के देखते रहो कि क्या कर रहा है। या एक प्रॉपर साइकिल होता है कि वो हर एक साइकिल के बाद आकर के क्या करेगा, उसको देखते रहेगा, उस जगह को देखते रहेगा, कुछ हो नहीं रहा है ना। तो इस तरीके के जो भी लोकेशन है वो पर्टिकुलर लोकेशन को स्पाई करता है, बाकी सारा जगह स्पाई करने लगेगा फिर तो अपना काम छोड़ करके दूसरे के घर में ही घुसा रहेगा। हाँ, जैसे चीन वाले हैं, कभी कभी ड्रोन भेज देते हैं परेशान करने के लिए, पाकिस्तान वाले हैं ड्रोन भेज देते हैं कि चलो यार अपना तो कुछ काम नहीं है, इंडिया वालों को परेशान करते रहे। लेकिन आजकल इंडिया वाले भी हो गए हैं बढ़िया, उनके पास रडार वडार का सिस्टम जो हो गया बढ़िया हो गया, जैसे ही ड्रोन आता है उनको पता चल जाता है, फिर मार के गिरा देते हैं। अब एक तो पाकिस्तान पहले से गरीब देश, और उसके बार बार इंडिया वाले ड्रोन ड्रोन तोड़ दे रहे हैं। हाँ, देख तो बना दिया होगा अगर हाइड्रोजन बम तो अच्छा है, नहीं बनाया होगा तो और अच्छा है। बना देगा गिराएगा तो सबको पता ही चल जाएगा कि बना लिया। हाँ, सर तो गिराने का उन्हें पता कैसे चलेगा? कोई बचेगा तभी ना पता नहीं, सब चलेगा। सब लोग थोड़े निपट जाएगा यार, कोई ना कोई तो बचेगा ही नहीं जो खुश होगा कि हाँ हम हाइड्रोजन बम देख लिए। मतलब न्यूज में जैसे जो भी वहां पे न्यूक्लियर बम हाँ, गिरा था इंटरव्यू लेने के लिए उससे बहुत लोग आएगा। हाँ, उसका वीडियो अभी भी अवेलेबल है ना, जो वहाँ पे नागासाकी में गिरा था हाँ सर। न्यूक्लियर, उसका वीडियो दिखता है अभी। तो जो बच गया वो बेचारा देख रहा है, मतलब ज्यादातर बाहर जो जापान के लोग निपट गए वो ठीक है, जो बचे वो देख रहे हैं ना अभी भी, तो उनको पता है कि बॉम्ब गिरा था हमारे यहाँ। तो अभी भी जब हाइड्रोजन बॉम्ब गिरेगा तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा टेलीस्कोप, इतना ज्यादा कैमरा, इतना सारी चीजें लगा दिया कि कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो ही जाएगा, या जो गिराता है वो खुद रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे अगर अमेरिका कोरिया वाला वाले कर लिया था ना गिराएंगे ना तो रिकॉर्ड तो। खुद वीडियो भी बनाएंगे कि देखो हमने गिरा के रखा है। तो वो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा कि देखो कितना कितना तहस नहस हुआ था, ये बॉम्ब गिरा था तो ये हुआ था वो हुआ था। तो देखने को मिलेगा अगर बचोगे तो। जो चीज जो बच जाएगा वो अपना पार्टी सार्टी करेगा कि चलो हमने हाइड्रोजन बॉम्ब देख लिया। जो पढ़े थे, जो सर बोल रहे थे 10⁻⁷ टेम्परेचर अचीव करना ही मुश्किल काम है, वो मशरूम कट ने कर लिया, तो उसके बाद हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे। अगेन इसके जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है जिसने सर्च वर्च करा, उसका नाम दिया हुआ है बुक में, अगेन वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्योंकि तुमसे पूछेगा नहीं कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या कौन सा बॉम्ब बनाया। ऑटो करके थे, ऑटो नाम था उनका, ऑटो नहीं है, ऑटो रिक्शा वाला नहीं, हाँ, उनका नाम था ऑटो, ठीक है। इसने ही क्या करा था, बॉम्ब का जो भी मेहनत है वो सारी चीजें। अब ये जो ऑटो है ना, ये जो आइंस्टीन का प्रिंसिपल है उसको यूज कर लिया। अब बेचारा आइंस्टीन इसी के पीछे पागल हो गया कि हमारा जो चीज है, हमारा जो थ्योरी है उसको यूज करके गलत इस्तेमाल किया गया, तो बहुत सारी चीजें वो छुपा लिया। मतलब जो बताने वाला था दुनिया को, बताता मे बी वो हो सकते थे बहुत सारा चीजें फायदे की होती, लेकिन इस फॉर्मूला जो मास एनर्जी कंजर्वेशन था उसको यूज करके लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, और न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके जापान पे गिरा भी दिया। तो बेचारा फिर क्या हो गया वो, सर जॉन ओपेनहाइमर बनाया था ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब, ये ऑटो वाला जो चीज है इसका जो साइड ये अच्छा, चीज है। ये कॉन्सेप्ट दिया था और बनाया हाँ, था ओपेनहाइमर। लिखना, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, ओटो हान करके था, स्ट्रेसमान या फिर ओटो हान के ने डिस्कवर इसको करा था फ्यूजन को। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन से जो भी चीजें है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये फ्यूजन का अपोजिट होता है, एनर्जी इसमें भी रिलीज होगा,
एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय व्हाट, ओटो हान। पूरा नाम ओटो एच ए, नहीं लिखना नहीं है, बस एक बार सुन लो, ठीक है ना। पॉइंट वाइज अगेन लिखना। पॉइंट नंबर 1 में स्प्लिटिंग ऑफ splitting of a heavier nucleus, splitting of a heavier nucleus on bombarding on bombarding on bombarding bombarding on bombarding neutrons on bombarding neutrons on it into two lighter nuclei, न्यूट्रॉन, क्या तो न्यूट्रॉन के बाद क्या बोले? न्यूट्रॉन ऑन इट, उसके बाद क्या है, इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में लिखना ऑलमोस्ट इक्वल इन वेट, टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट इक्वल इन वेट। This process is known as nuclear fission। ठीक है, देखो अब इसको इग्नाइट करने के लिए ना तुमको टेम्परेचर नहीं चाहिए। जो फ्यूजन है उसको इग्नाइट करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए था, 10⁻6 के रेंज में, 10⁻7 10⁻8 के रेंज में। लेकिन अगर तुम्हारे पास फ्यूजन है, फ्यूजन करवा रहे हो, तो फ्यूजन करवाने के लिए टेम्परेचर नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, एक ये न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस होगा हेवियर न्यूक्लियस, उस पर ये न्यूट्रॉन को धक्का दे दो, जाकर के मारेगा, फिर ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा टू लाइटर न्यूक्लियाई में, जिसका साइज जो होगा, सॉरी जिसका जो वेट होगा या जो मास नंबर होगा ऑलमोस्ट क्या होगा, आसपास होगा, सेम ही होगा। तो अब इसको इग्नाइट करने के लिए टेम्परेचर का जो काम था वो तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, बस न्यूट्रॉन चाहिए। न्यूट्रॉन को मार दो बम की तरह, ठीक है, और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा, तो दो न्यूक्लियस में टूटेगा और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। यहाँ से जो मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस केस में जो हीट भी रिलीज होता है ना वो ज्यादा होता है। पर अगर बात करोगे पर रिएक्शन का, पर रिएक्शन जो यहाँ हीट प्रोड्यूस होता है वो होता है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब के केस में कितना था, 26 के हाँ सर। आसपास, 24 26 कुछ बोल सकते हो, उसके आसपास था। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इधर जो कंपैरिजन है वो क्या है, ज्यादा है। इधर अगर एक लार्जर न्यूक्लियाई लिए हो, उसको ब्रेक करा 2 न्यूक्लियाई में, प्लस एनर्जी जो आएगा रिलीज होगा कितना होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर बात समझ में, तो लिखेंगे इसमें इन दिस प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट होगा, इन दिस प्रोसेस mass defect is huge, this process mass defect is huge, therefore high amount of energy is radiated, high amount of energy is radiated। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के बाद इज रेडिएटेड या लिबरेटेड भी लिख सकते हो, रिलीज भी लिख सकते हो, सारे के सारे एक ही तरह। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड, रिलीज, लिबरेटेड। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या है ना, रेडिएशन जो होते हैं जरूरी नहीं कि जो हीट के इफेक्ट में आओगे तभी जाकर के तुमको दिक्कत देगा। जैसे ये प्रोसेस हो गया, अब इसके चलते ना रेडिएशन भी एटमॉस्फेयर में बचा रह जाता है। या रेडिएशन जो है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करोगे, रेडिएशन जो आएगा यहाँ से वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो बॉम्ब जो होगा वो फट के खत्म हो गया, जिसको जलाना वाला था जला दिया, अफेक्ट करना था वो कर दिया।
लेकिन यहाँ से अगेन जो रेडिएशन रिलीज होगा ना वो भी क्या होगा, बहुत देर तक सिस्टम में रहेगा, जो भी तुम्हारा सराउंडिंग है सराउंडिंग में रहेगा, उस रेडिएशन से एक्सपोज हो गए, फिर वो भी क्या करता है, डैमेज करता है। मे बी तुम्हारा बॉडी पार्ट्स है, लंग्स है, वो सारी चीजें क्या होंगी, उस रेडिएशन से डैमेज होगी। इसलिए न्यूक्लियर फिजन जो है क्या है तुम्हारा, जब तक एग्जिस्ट कर रहा है वो रिएक्शन हुआ, बॉम्ब की तरह काम करा, आसपास की चीजें डिस्ट्रक्ट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो रेडिएशन इमिट हुआ है जिससे सराउंडिंग का जो आसपास का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। मे बी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो भी तुम्हारा हेल्थ है वो क्या होगा, डिग्रेड होते जाएगा टाइम के साथ। सो वो न्यूक्लियर फ्यूजन में भी तो एनर्जी रिलीज हो रहा था ना। फ्यूजन में एनर्जी रिलीज हो रहा है लेकिन रेडिएशन जो है उसकी बात नहीं कर रहा है। फ्यूजन में क्या हो रहा था, बस हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गया, ये वहां रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज क्या है कि हाइड्रोजन जो है ये रेडियो एक्टिव के कैटेगरी में आता है, हीलियम जो है रेडियो एक्टिव के कैटेगरी में आता है, नहीं आता है। लेकिन यूरेनियम जो है तुम्हारा, यूरेनियम जो यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में आता है। ये कैसा मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल तो ये रेडिएशन भी इमिट कर रहा है, जो भी तुम्हारा सराउंडिंग है उसमें रेडिएशन भी आएगा, और रेडिएशन क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे जो रेडिएशन पे सर्च कर रहा था मैडम क्यूरी, वो भी मरी, रेडिएशन के चलते मरी, ठीक है। तो अच्छा सर, एनर्जी न्यूक्लियर फिजन में ज्यादा निकलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के एक रिएक्शन में जो एनर्जी इमिट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक रिएक्शन की बात करोगे। लेकिन जो भी तुम्हारा हाइड्रोजन वाला केस है, हाइड्रोजन क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई है, तो लाइटर न्यूक्लियाई है ना, तो इसका जो नंबर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा है। जैसे सन का अच्छा कोर में हाँ। जाकर के देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा। सन के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा, जिसके चलते ये हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल है, और ये फ्यूल किस में बर्न हो रहा है, बर्न होकर के हीलियम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शंस होते हैं ना बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इधर क्या है तुम्हारे पास यूरेनियम का मान लो एक इतना बड़ा ब्लॉक मिल गया, तो ये जो ब्लॉक है ना इसी से रिएक्शन होगा, क्योंकि अब यूरेनियम हाँ का सर। देखोगे तो यूरेनियम उतना एबंडेंस में नहीं है जितना हाइड्रोजन है। अगर तुमसे बात करा जाए यूरेनियम का और हाइड्रोजन का, अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है, यूरेनियम या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। प्रेजेंट है। तो अगर एक बार मान लो तुमने अर्थ पे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर तुमने अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन एक बार प्रोड्यूस कर दिया तो फिर सारे के सारे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीलियम में। यूरेनियम का अगर कर रहे हो है, ठीक है, यूरेनियम भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, रिएक्शन एक बार स्टार्ट करोगे होगा, लेकिन जल्दी खत्म कौन होगा, ये कर खत्म हो यूरेनियम। जाएगा। भले हाँ इससे सर। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है हर रिएक्शन का वो क्या है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत कम है। अगर ये क्वांटिटी कम नहीं होता ना तो फिर सारे देश अपने में लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं। जो मोदी जी थे मंगोलिया जाने का उनको जरूरत नहीं पड़ता, या मंगोलिया से जो भी तुम्हारा उन्होंने अपना क्या बोलते हैं उसको एग्रीमेंट बनाया, उसका जरूरत नहीं पड़ता। फायदा क्या है, मंगोलिया उन्होंने गया था घूमने के लिए कि उनके पास यूरेनियम का स्टोर है बहुत ज्यादा, तो जो कि फ्यूचर में हमें क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ये भी हो सकता है पैसा वैसा देकर के आए हो कि तुम हमारा पैसा ले लो, कुछ अपना काम हम निकाल लो, लेकिन बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगा यूरेनियम का तो दे देना। तो मोदी जी इधर उधर जो घूमते हैं ना, जो मीम बनते हैं कि मोदी जी खाली दूसरे शहर में ही दूसरे देश में ही रहते हैं, पहले रहते थे कोविड के बाद। तो बहुत सारे पैक्ट जो होते हैं ना अलग अलग कंट्री के से बनाने के लिए जाते हैं, अब ऐसे ही घूम के थोड़े सर चले इंडिया आएंगे। में यूरेनियम नहीं है क्या? कहाँ? इंडिया में नहीं है क्या यूरेनियम? इंडिया में कुछ नहीं है यार, इंडिया में क्या है, कोल। इंडिया में बस तुमको एक ही चीज मिलेगा, कोल प्लस पोटैटो। इंडिया में हाँ, ये आलू सब बहुत खाता है। आलू ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर 2 पे आता है इंडिया गन्ना के मामले में, शुगर केन। ब्राजील के बाद कौन आता है, शुगर केन के मामले में गन्ना यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। राइस भी होता है, लेकिन अब क्या है, वो खाना है यार। जब उस रिसोर्सेज के फॉर्म में देखोगे ना जिससे मतलब सरकार को फायदा हो, तो सरकार को क्या चीज से फायदा हो सकता है, कोल से फायदा हो सकता है। पोटैटो में भी अगर वो बाहर क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो होगा शुगर केन से। अब देखो होगा क्या कि शुगर केन जो है ना, कितना ही चीनी खा लोगे या कितना ही जूस पी लोगे, क्योंकि बात अभी कुछ दिन बाद लोग करने लगता है कि हम शुगर के पेशेंट हैं, तो बेचारे रसगुल्ला भी खाते हैं तो उसमें से रस निकाल करके खाते हैं। हाँ हाँ, बताओ। बहुत सारे लोग पोटैटो लेना मना कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हमारी जो चीजें है ना वो इम्पोर्ट हम नहीं कर सकते। फायदा किसी कंट्री को कब होगा, जब जो तुम्हारे तरफ रिसोर्सेस है उसका क्या हो रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट हो रहा है। जो भी रिसोर्सेस है उसका क्या हो, एक्सपोर्ट अगर होने लगेगा तो एक्सपोर्ट होगा, उससे कंट्री को फायदा होता है।
लेकिन अब कोल कोई क्यों लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कोल से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अभी हम पहले ही अभी जा रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज पे। हम जो भी हमारा साइंटिस्ट वाले जो भी काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं कि हमारी जो भी व्हीकल चल रहा है या बाकी सारी जो चीजें चल रही है उसको किस पे शिफ्ट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर दे। और जो थर्मल पावर प्लांट वाले हैं वो बेचारे हाइडल पावर के पीछे पड़े हुए हैं, सोलर के पीछे पड़े हुए हैं कि जो हमारा पावर प्लांट है वो कोल का जो कंजम्पशन है क्या करे, कम कर दें, क्योंकि ऐसे भी फ्यूचर में ये कोल क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो इंडिया के पास जो चीजें है ना वो रिसोर्सेज जो है ज्यादा काम की नहीं है। अब यूरेनियम है बहुत कम है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है, लेकिन जितना है ना उतना से काम चलने वाला नहीं है। उससे अगर एक एक स्टेट का 1-2 साल के लिए काम चल जाए तो ठीक है, फिर 1-2 साल के बाद क्या करेंगे। इसलिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं जो भी सरकार है, क्या कर सकते हो। कितना पॉइंट लिखा है, 2 या 3 पॉइंट, रिएक्शन नहीं बताया ना। हाँ अभी भी वहाँ रेडिएशन है, अभी भी अगर प्रोब लेकर पहुंच जाओ जो रेडिएशन डिटेक्ट करता है वहाँ पे अभी भी रेडिएशन है। वो धीरे धीरे खत्म, बहुत टाइम लगता है, 200-250 साल टाइम लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है ना। हाफ लाइफ देखोगे उस पर डिपेंड करता है, मीन मीन लाइफ जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, 100-200 साल तुमको दिखेगा वो रहेगा रेडिएशन। इसलिए तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो हेल्थ होता है वो क्या होता है, हाँ बाकी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा वो वीक होते हैं। लेकिन ना लेकिन नेचुरल यूरेनियम act as fuel act as fuel act as fuel for nuclear fission reaction, ठीक है। इन नेचर, उसी में लिख सकते हो, इन नेचर यूरेनियम 238 यूरेनियम 238 ऐसे बोलने का क्या मतलब है, यूरेनियम 92 और 232। तो जब भी यूरेनियम 238 बोले तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इसका ए है, ए का वैल्यू मास नंबर कितना है 238 है, 236 भी होता है, 234 भी होता है। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये यूरेनियम नेचर में अवेलेबल है, मतलब जो और जो निकलेंगे ना तुमको यूरेनियम और वहां से एक्सट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसका जो क्वांटिटी है, मतलब अगर परसेंटेज डिवाइड करोगे, परसेंटेज चेक करते हैं कि हमारे पास जो यूरेनियम मिल रहा है और से, तो ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 99.2% होता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये जो है ना, इससे तुम अगर डायरेक्टली इग्नाइट करना चाहो न्यूक्लियर फ्यूजन इसको रिएक्शन तो एनरिचमेंट करना पड़ता है ना। नहीं होगा, क्योंकि ये जो 238 है ना, 238 जो होता है ये इनएक्टिव होता है, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से न्यूक्लियर फ्यूजन करवा नहीं सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, 235 में 234 में कन्वर्ट करेंगे, 234 में कन्वर्ट करेंगे या 236 में कन्वर्ट करेंगे। और 236 में, हाँ 235 और 236, 235 और 236 में कन्वर्ट करोगे, ये जो दोनों यूरेनियम है इसका क्या कर सकते हो, अब ये यूज कर सकते हैं क्या के लिए, न्यूक्लियर फिजन। अब देखो इसमें भी दिक्कत है कि जो मिल रहा है नेचुरली उससे रिएक्शन हो नहीं रहा, फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करेंगे 235 में या 236 में। अगर 235 मिल गया या 236 मिल गया तो फिर उसके पास जाकर क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। हर एक रिएक्शन से कितना निकलेगा, मतलब एक न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट करते हो, एक न्यूक्लियस अगर है तुम्हारे पास यूरेनियम का, अगर इसको एक न्यूट्रॉन से हिट करोगे तो फिर ये 2 लाइटर में टूटेगा और एनर्जी 200 मेगा वोल्ट का रिलीज करेगा। आ रही बात समझ में, तो लिखना, इसमें भी लिख लो क्या लिख रहे हो, 238 and it is not used in fission reaction, and it is not used in fission reaction. लिखना फुल स्टॉप।
अगर इसका फ्यूजन रिएक्शन करवाना है ना, इससे अगर फ्यूजन रिएक्शन करवाना पड़ता है तो हमें फिर क्या चाहिए, जो न्यूट्रॉन का वेलोसिटी है वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसको बम्बार्ड करोगे इस पे ले जा करके क्या होगा, तभी वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। तुम चाहते हो कि इससे स्टार्ट कर दे, किससे, 238 से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना, इसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज करना पड़ता है। वो अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रखोगे, तब जाकर के अगर ये हिट करेगा इसको, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर न्यूट्रॉन के पास एनर्जी हुई, जा करके हिट करेगा, तब यूरेनियम 238 क्या होगा, फिर यहाँ से रेडिएशन इमिट होगा, मतलब जो भी तुम्हारा रिएक्शन है वो होगा। तो ये काम करने में फिर तुमको मेहनत लगेगा। तो हमने क्या करा, जो हम यूज कर सकते हैं, जो एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं उसका करा। तो लिखना, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखना यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 shows fission reaction, shows fission reaction, shows fission reaction by slow neutrons, by slow neutrons, by slow neutrons, ठीक है। स्लो न्यूट्रॉन्स मतलब इसकी जो एनर्जी होगी बहुत कम होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास भी, तभी अगर एनर्जी है उससे हिट कर दो क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक होगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं टूटता, उसके आगे भी प्रोसेस होगा, वो समझेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या फिर उसको थर्मली एक्साइटेड अगर न्यूट्रॉन तुम्हारे पास है तो थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन से हिट कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो लिखेंगे, अब जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो समझते हैं क्या होगा। हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास यूरेनियम 235 है, इसको किससे हिट करेंगे, न्यूट्रॉन से, ठीक है। 235 को न्यूट्रॉन से हिट करा, इसकी एनर्जी जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हिट करोगे ना, यहाँ से बनेगा यूरेनियम 236। समझ रहे, यहाँ पे क्या है कि जब इसको हिट करा तुमने तो ये जो 35 है ये किस में कन्वर्ट होगा, 236 में कन्वर्ट होगा। और ये जो यूरेनियम है ना ये अनस्टेबल होता है, ये क्या है तुम्हारे पास, अनस्टेबल है। नाउ दिस यूरेनियम विल ब्रेक इनटू टू, ये जो यूरेनियम है 235 ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक कौन हुआ, 236 है। लेकिन 235 को ब्रेक करवाने के लिए क्या करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन जिसके पास स्पीड था उसको क्या करा, इससे हिट करा, कन्वर्ट हुआ यूरेनियम 236 में। अब ये जो यूरेनियम 236 है ये क्या होता है, ब्रेक होता है, किसमें किसमें, बैरियन और क्रिप्टॉन में। तो क्रिप्टॉन प्लस बैरियन, अगर इसका वैल्यू देखोगे तो एक का जो रिजल्ट आएगा इधर 56 और इधर 36, दोनों को ऐड करोगे 92 मिलेगा, 92 मिलना चाहिए। और अगेन ऊपर जो वैल्यू है बैरियम के लिए कितना होता है, ये याद रखना पड़ता है। ये जो भी रिजल्ट होगा क्या रखोगे, इसको याद रखो, क्योंकि इससे 4 ऑप्शन दे देता है, यहाँ से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ये रिएक्शन याद नहीं होगा ना तो फिर नहीं कर पाओगे। प्लस अब इसमें क्या होगा, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा। न्यूट्रॉन क्यों रिलीज होगा, इसको प्लस करोगे तो ये घट रहा है, कितने से 3 से घट रहा है, तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगा तुमको, प्लस 200 मेगा वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ये जो भी रिलेशन यहाँ पे लिखा गया है उसको याद रखना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक और इसका रिलेशन आता है वो भी लिख देंगे।
एस आर किसका सिंबल होता है? एस आर स्ट्रोंशियम का, और जेड एक्स ही होता है जेनन का। तो एक और रिएक्शन बनेगा तुम्हारा, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, एक दूसरा रिएक्शन भी पॉसिबल है इसी का। मतलब ये यहाँ तक 236 बनवाएंगे, तो 236 का जो प्रोबेबिलिटी है वो दो चीजों में ब्रेक हो सकता है, एक इधर ब्रेक हुआ और एक एस आर प्लस जेनन में ब्रेक होगा। तो एस आर के लिए जो वैल्यू है वो लिख लो, एस आर के लिए 38 और ऊपर वाली जो वैल्यू है कितनी है 95। जेनन के लिए क्या है 54 और ऊपर के लिए जो वैल्यू है वो कितना है 139 प्लस इसमें इसमें कितने में, इसमें 2 आएगा, यहाँ से कितने न्यूट्रॉन बाहर आएंगे 2 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे। अगेन जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। सर ये सारा रिएक्शन सर जेई में भी पूछता है क्या? हाँ ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। दो ही रिएक्शन है, यही रिएक्शन दोनों याद करने हैं। पिछले वाले जो थे ना वो एक बार ऐसे देख लेना, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो होता है बहुत कम पूछता है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ऑन एवरेज अगर बात किया जाए तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए एवरेज पे बात करते हैं कि ऑन एवरेज अगर एक न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हो तो वहां से 200 मेगावोल्ट एनर्जी रिलीज होगा और साथ ही साथ 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। क्योंकि यहाँ से 3 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, एवरेज लोगे तो कितना होगा 2.5। तो इसका जो एनर्जी होगा एवरेज एनर्जी जो रिलीज होगा 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 200 ही होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने हो रहे हैं 2.5 हो रहे हैं एवरेज रिएक्शन अगर करवा रहे हैं किसका यूरेनियम का। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये जो न्यूट्रॉन्स है यही खतरनाक है। इन्हीं को कंट्रोल कर लोगे तो उसका यूज हम कर सकते हैं अच्छे काम के लिए, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए था जो भी तुम्हारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वहां पे यूज कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, बाकी सारे काम हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको कंट्रोल तुमने नहीं करा, ये जो भी न्यूट्रॉन आ रहा है इसको तुमने कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि इनके पास एनर्जी होगी, ये जो न्यूट्रॉन आएंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और इफ दैट काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि होगा क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि अदर जो प्रेजेंट है, जो भी तुम्हारा 235 यूरेनियम प्रेजेंट है, उससे जाकर के फिर क्या करेगा टकरा जाएगा, और अगर इस न्यूक्लियस से टकराया तो क्या बनाएगा एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा, और ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो फिर किससे क्या बनेगा, ये रिएक्शन दे सकता है और ये रिएक्शन दे सकता है। और एक चीज समझना है कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये जो चीज है ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस है। मतलब मान लो अगर ये छोटा सा पट्टी ले रहे हैं ना तो इसमें 10⁵ न्यूक्लियस हो सकता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक छोटे से वैल्यू में भी, एक छोटा सा वैल्यू में भी कितना नंबर हो सकता है न्यूक्लियस का 10⁵। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है ना वो कहाँ से एक न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा है। समझो एक न्यूक्लियस से जाकर कौन टकराया न्यूट्रॉन टकराया। तो एक छोटा सा पट्टी भी अगर ले लोगे यूरेनियम का तो जो एनर्जी रिलीज होगा, मान लो 10⁵ न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, तो ये जो एनर्जी टोटल एनर्जी आएगी इट विल बी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 10⁵। ये टोटल एनर्जी रिलीज होगा इस छोटे से क्यूब से, जिसमें कितने न्यूक्लियस है सर 1 10⁵ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना 10⁵ या कुछ? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर सकते हो अगेन इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो ये एक चेन रिएक्शन, हाँ चेन रिएक्शन जो होता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अगर जा करके बाकी सारे से टकरा रहा है तो फिर वहां से और सारा एनर्जी मीट होगा, क्योंकि और सारी जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल हुए, ब्रेक होने के बाद फिर एनर्जी रिलीज करा, फिर यहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, फिर न्यूट्रॉन जाकर किसी और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और अगर टकराना जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, अगर उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही चेंज किसमें हो जाता है बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बॉम्ब के चलते क्या होता है, बॉम्ब जो होता है एक तरीके का एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जिसके चलते तो एनर्जी है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सडन इमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फिर उस एनर्जी के आसपास अगर तुम रहोगे तो दैट विल बी
डेंजरस जो भी होगा तुम्हारा, मतलब आसपास जो भी होता है वो क्या करता है, एक तो एनर्जी इतनी, हीट इतना प्रोड्यूस होगा कि ऐसे जल जाएगा। हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि वो सीधे बर्न कर देता है। और एक्सप्लोजन जो प्रोड्यूस होगा जिसके चलते प्रेशर में वेरिएशन आएगा। प्रेशर में वेरिएशन आएगा तो फिर जो स्किन होता है, अगल बगल का आदमी अगर खड़ा भी रहे नहीं जला फिर भी क्या होता है उसकी स्किन पे, वो स्किन ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, तो वहां से ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के चलते मर जाओगे। या सडन ऐसा प्रेशर चेंज हुआ जिसके चलते हार्ट पे इफेक्ट आ गया, तुम्हें भी हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो बहुत सारे प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि बॉम्ब जलाएगा ही हमेशा, एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा जिसके चलते प्रेशर चेंज होगा। अगर उस प्रेशर चेंज के बीच में तुम फंस गए तो फिर ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, और एक बार ऑर्गन काम करना बंद कर दिया तो बायोलॉजी पढ़ ही रहे हो। तो इसके नीचे लिख लो, लिखना therefore therefore on average therefore on average therefore on average by fission of on average by fission of uranium 235 uranium 235 with a neutron produces 2.5 neutrons 2.5 neutrons 2.5 neutrons and liberate 200 mega electron volt liberate 200 mega electron volt of energy ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहाँ से लिबरेट हुए हैं, रिएक्शन के बाद लिबरेट हुए हैं ना, उसके पास बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होता है। अब इनके पास इतना हाई एनर्जी होता है ना कि अगर तुम यूरेनियम 238 रख दोगे, यहाँ से भी फ्यूजन एक्सपर्ट ये करवा देगा, क्योंकि इसके लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसके पास होता है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सामने 238 भी कुछ नहीं है, वो जाकर के इससे बम्बार्ड हो जाएगा। और जो तुम्हारा इनएक्टिव था, जो स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए इनएक्टिव था, वो क्या हो गया, वो भी एक्टिव हो गया। अगेन वो एक्टिव होगा, वो ब्रेक होगा, वहां से एनर्जी यूज होगा। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, अब रोकना पड़ता है। अब रोकने के लिए हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर लगा दो, वो कुछ न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, हमें एक रिएक्शन चालू करा, मतलब रिएक्शन खत्म नहीं करना है, रिएक्शन को चालू रखना है, बट इन कंट्रोल्ड मैनर। जैसे हर एक जो 2.5 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इसमें से 1 पॉइंट को खा जाए, 1.5 को खा जाए, आगे एक भेजे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि ये आगे जाकर के एक और से टकराएगा, एक और से टकराया, फिर यहाँ से 2.5 जो निकला उसमें से क्या करते हैं, 1.5 को फिर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो एक बचेगा, वो जाकर के एक से टकराएगा। तो जो भी यहाँ रिएक्शन होंगे, इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं, जो हमारे काम का होता है और उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखने चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन और इसमें भी होता है कि जो भी तुम्हारा यूरेनियम है वो कितना अमाउंट का रखेंगे, मिनिमम जो मास है वो कितना रखे ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी मास पे स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रॉपर मास होता है कि उस मास के नीचे अगर तुमने यूरेनियम का वो रखा हुआ है तो फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा, उसको क्रिटिकल मास बोलते हैं। तो क्रिटिकल मास अप्रोक्सीमेटली जो यूरेनियम 235 का होता है वो 10 kg का होता है। इसलिए जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, उसको क्या करते हैं, 2 चैम्बर में रख के ले जाते हैं। क्या करते हैं, 2 चेम्बर पहले बनाते हैं। ऐसा नहीं कि घर से अमेरिका वाला ने चला, घर से सीधे क्या कर दिया, 10 kg एक जगह रख के चल दिया। 10 kg एक जगह पे रख के चलता ना तो हेलीकॉप्टर ही ब्लास्ट हो जाता है, हवा में ही कहीं और। तो उसमें करना क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि 2 चैम्बर रखते हैं, चैम्बर को डिवाइड करके पहले रखते हैं। आधा मास इधर रखेंगे और आधा मास क्या करेंगे, इधर रखेंगे, और दोनों में जो मास रखेंगे इसको भी लेस देन व्हाट 10 kg, क्योंकि 10 kg कर दोगे फिर अगर कहीं से भी न्यूट्रॉन आ गया घूमते फिरते तो फिर इसको क्या कर देगा, वो रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। फिर जिस हेलीकॉप्टर से कैरी करके ला रहे हैं तो वही लोग सारे शहीद हो जाएंगे। तो इसको 2 चैम्बर में रखते हैं और जिस लोकेशन पे गिराना होता है वहां पे दोनों चैम्बर क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, खोलते नहीं है, कंबाइन करते हैं। और चेम्बर एक बार कंबाइन करोगे, एजिटेशन दोगे या फिर उसको हीट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि न्यूक्लियर हीट अगर इसको थर्मली
एक्साइट भी करोगे तो क्या होगा, ये जाकर के न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस को हिट करेगा, फिर वहां से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वहां पे इसको हीट कर दो या सेक कर दो, छोड़ दो, ब्लास्ट कर जाएगा उसके बाद। सो एक क्रिटिकल मास का भी कंसेप्ट होता है कि उस 10 केजी से कम कैरी करके लिए चल रहे हो तो फिर तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो बॉम्ब फटने का वो क्या है, कम है, वो नहीं फटेगा। उससे ज्यादा अगर मास रखोगे तब जा करके वो अपने आप थोड़ा सा भी लेकर के चल रहे हो, टेक करोगे ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर हीट करोगे ब्लास्ट हो जाएगा। तो लिखना पहले चेन रिएक्शन समझ लो। चेन रिएक्शन क्या होता है लिखना, व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्डेड, when uranium is bombarded with a neutron, when uranium is bombarded with a neutron, each nucleus split into two lighter nuclei, and liberate 2.5 neutrons, 2.5 न्यूट्रॉन्स। दो से ज्यादा ही निकलेगा। दो से ज्यादा क्यों निकलेगा, क्योंकि अगर ये वाला रिएक्शन हुआ तो 3 निकल रहा होगा, ये वाला रिएक्शन होगा तो 2 निकलेगा। तो इसलिए एवरेज की बात करते हैं, एवरेज पे हमेशा कितना लेकर के चलते हैं, 2.5। तो 2.5 न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इमिटेड, क्या लिख रहे हो, एंड लिबरेट 2.5 न्यूट्रॉन्स, 2.5 न्यूट्रॉन्स इमिट होगा। which can, कॉमा के बाद लिखना which can also collide with other nuclei, and produce the reaction, this is known as chain reaction. This is known as chain reaction of nuclear fission. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे ही रिएक्शन को, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 है। मान लो अगर जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में 2.5 यूज ही हो जाएगा। जैसे अगर बहुत सारे रिएक्शन हो रहा है तो ये नंबर ऑफ अगर मान लो 10 हो गया, अभी हमारे पास इकट्ठा कितना है, 10 न्यूट्रॉन इकट्ठा है, तो जब नहीं कि ये 10 के 10 जाकर के अगले वाले को क्या करेंगे, अगले वाले को हिट करेंगे, ये मे बी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जैसे यूरेनियम 236 है, यूरेनियम 238 है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी, किसी न्यूट्रॉन का जो एनर्जी है मान लो इससे कम है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम है, वो जाकर के इससे टकरा गया, तो क्या इग्निशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मे बी अप टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सबके पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, तो वो वेरी करेगा। तो इसलिए अब प्रोबेबिलिटी है कि टकरा सकता है, टकराने के बाद प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है। जब नहीं कि 10 का 10 तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा ही, उसमें से मे बी 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, या फिर 5 कर सकता है। अब अगेन अगर वो अपने मन से कर रहे हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी पता ही नहीं है कि कितने न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं, तो वहां से जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी अनकंट्रोल्ड, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कंट्रोल उसको नहीं कर रहे, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो भी इंटरनल रिएक्शन हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखना एक पैरा छोड़ करके लिखना, इफ number of neutrons combining with nucleus, if number of neutrons combining with nucleus is not controlled,
reaction is known to be reaction is known to be reaction is known to be uncontrolled chain reaction, uncontrolled chain reaction. Reaction is known to be uncontrolled chain reaction. Full stop. In this case, reproduction factor, in this case, reproduction factor इसको K से शो करते हैं, अभी बता देंगे K क्या है, is greater than 1. केस के बाद In this case, reproduction factor, in this case, reproduction factor इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, is greater than 1. जो रिप्रोडक्शन फैक्टर जो होता है क्या होगा यहाँ पे, 1 से ज्यादा होगा. मतलब कभी इस तरीके से पूछ देता है, फॉर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन K इज ग्रेटर देन 1, K इज लेस देन 1, K इज इक्वल टू 1, K इज नॉट डिफाइंड. तो क्या पुट करेंगे अनकंट्रोल्ड के लिए, K की जो वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन 1. अब लिख लो क्या होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर, लिखना. रिप्रोडक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज reproduction factor is defined as number of neutron, defined as ratio of, reproduction factor is defined as ratio of number of neutrons available in the nuclear fission reaction, available in the nuclear fission reaction, available in the nuclear fission reaction to number of neutrons used, to number of neutrons used to produce that number of neutrons used to produce that reaction. समझना इसका मतलब क्या है, जैसे एक न्यूक्लियस था हमारे पास, इसको हीट हमने किससे करा, एक न्यूट्रॉन से हीट करा. अब यहाँ से कितने निकले, 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल गया. अब देखोगे ना अवेलेबल अब कितने हो गए, 2.5. हिट तुमने किससे करा था, एक से करा था, तो यहाँ के निकालो कितना होगा, 2.5 होगा. अगेन अगर नेक्स्ट प्रोसेस देखोगे, मान लो इसमें से 2 जो न्यूट्रॉन है वो यूज हो गया, और जरूरी कि जो अवेलेबल होगा वो यूज ही होगा. 2.5 अवेलेबल था, यूज कितना हुआ, 2. अब ये 2 जो न्यूट्रॉन है किसको हिट करेंगे, 2 को हिट करेंगे. तो अब यहाँ से 2.5 और इधर से भी कितना निकलेगा, 2.5. अब अवेलेबल कितने हो गए, यूज कितना हुआ था, इस केस में के जो होगा कितना होगा, 2.5 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा. तो जब भी ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें के की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं. तो एक यूज करा, प्रोड्यूस हुआ 2.5. अगेन हमारे पास जो इसमें से 2.5 का है 2 यूज हो रहा है, अगेन उससे प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 5. अब these 5 आर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन. नेक्स्ट अगला जो रिएक्शन है वो 5 अवेलेबल हो गया. ये 5 से टकरा सकते हैं, आगे वाले 5 से अगर टकराएंगे तो फिर हर एक से 2.5 बाहर निकलेगा. तो जो 2.5 बाहर निकलेगा दैट इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट सेम रिएक्शन. तो अगेन जो अवेलेबल हुआ वो डिवाइडेड बाय जो यूज करा था जितना, वो वहां से कैलकुलेट क्या करते हैं, के कैलकुलेट करते हैं. तो कभी भी अनकंट्रोल्ड के लिए देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 से ज्यादा होगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे क्रिटिकल मास. क्रिटिकल मास लिखना, minimum mass of uranium system, minimum mass of uranium system
mass of uranium system for which chain reaction is possible, for which chain reaction is possible, for which chain reaction is possible is known as critical mass, known as critical mass. ठीक है, मतलब अगर क्रिटिकल मास से कम की वैल्यू रख रहे हो तो जो भी चेन रिएक्शन होगा, चेन रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर चेन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कंट्रोल होगा या अनकंट्रोल होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब चेन रिएक्शन ही नहीं है, चेन रिएक्शन होता है तब हमारे पास सोचने होता है कि कंट्रोल करे या उसको अनकंट्रोल्ड रखे। तो जब चेन रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर डर ही नहीं होगा। मान लो गलती से एक न्यूट्रॉन टकराया भी, लेकिन आगे वाला जो न्यूट्रॉन है वो डेड हो गया, वो जाकर के अदर किसी न्यूक्लियस से टकराया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो क्रिटिकल मास है, जो गिवन मास है वो क्रिटिकल मास से कम है। तो चेन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो फिर डरने का जरूरत नहीं है। सारी बात समझना। उसके नीचे लिख लो फॉर यूरेनियम 235, फॉर यूरेनियम 235 critical mass is 10 kg. For uranium 235 critical mass is 10 kg. नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्रिटिकल मास 10 केजी बोले हैं। हाँ, क्रिटिकल मास इज 10 kg। यूरेनियम 235 के लिए क्रिटिकल मास कितना होता है, 235 होता है। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, लिखना इन दिस टाइप ऑफ चेन रिएक्शन, this type of chain reaction each next reaction is controlled इन दिस टाइप ऑफ चेन रिएक्शन। तो उसके बाद क्या बोले सर? each next reaction is controlled। जो भी अगला रिएक्शन होगा उसको क्या करेंगे हम, कंट्रोल करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन K is equal to 1, फॉर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन K is equal to 1, फॉर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन K equals to 1। सर अगर 1 से कम होगा तो भी क्या उसको कंट्रोल्ड नहीं बोलेंगे? 1 से कम होगा तो फिर वो चेन रिएक्शन ही नहीं होगा। K की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये जो वैल्यू है ना, इसको चेन रिएक्शन ही नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर K से 1 होगा ना तो होता क्या है कि मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन कितना यूज करा था, 1 यूज करा था, प्रोड्यूस कितना हुआ, 0.5 हुआ। ऑन एवरेज बात करें, हाँ ऑन एवरेज बात करें तो मान लो तुमने 1 यूज किया था, प्रोड्यूस कितना हुआ है 0.5, तो K की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन 1। तो K की वैल्यू लेस देन अगर 1 होगी तो रिएक्शन जो होगा ना वो चेन किसमें नहीं पहुंचेगा, चेन में पहुंचेगा नहीं। क्योंकि अगर K जो अच्छा मतलब बीच में जाकर के वो कमते जाएगा और बीच में पूरा वो लगभग खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जो होगा कम होगा। चेन रिएक्शन के लिए K मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, K ग्रेटर देन 1 और K इक्वल्स टू 1। K चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन में दो पार्ट, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। तो K ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड। K इक्वल्स टू 1 होता है तो कंट्रोल्ड। K लेस देन 1 होगा तो ये चेन रिएक्शन ही नहीं है। चेन जब नहीं है तो कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड होगा, उससे मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है वो जो तुमने मारा था उससे ही कम है, जो तुमने यूज करा था ना उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ वो कम है, तो फिर तुमको दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर प्रोसेस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल रहा है वो पिछले वाले यूज से क्या हो रहा है, कम है। तो धीरे धीरे जो रिएक्शन होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए जो क्रिटिकल मास जब यूज करते हैं, जब भी हम क्रिटिकल मास से कम का वैल्यू रखते हैं ना, तो इसके लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और जब भी क्रिटिकल मास से कम, मान लो 9 kg का तुम यूरेनियम लेकर कहीं घूम रहे हो, तो इसके लिए K की वैल्यू कितनी है। तो अगर रिएक्शन स्टार्ट भी हो ना तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप स्टॉप भी हो जाएगा, चेन रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा। और अगर चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो रहा है तो फिर बॉम्ब बनने का कोई दिक्कत है नहीं।
जो भी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि कंटेनर कैरी कर दे वो अपने आप ब्लास्ट हो गया, नहीं होगा ब्लास्ट, क्योंकि के से जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद, हर एक रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होगा वो पिछले वाले स्टेप से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो भी डेफिनेशन लिखवाए हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिडक्शन फैक्टर का, उसमें क्या है, अवेलेबल डिवाइडेड बाय यूज। तो अवेलेबल अगर हर स्टेप में कम हो रहा है, के की वैल्यू कम, तो इसलिए चेन रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? सो नहीं सर। कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए क्या होता है, k इक्वल्स टू 1 होता है, तो लिखना दिस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, this is used in nuclear reactors, this is used in nuclear reactor for constructive work। इसका जो काम यूज करते हैं हम किस लिए करेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए करेंगे। जो अनकंट्रोल होता है वो क्या होता है, दैट और इज कॉन्स्ट्रक्टिव जिसका यूज होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्शन अगर कहीं करना है तो क्या करोगे, अनकंट्रोल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। अब जो चीज है ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है वो सारी चीजें नहीं पढ़ता है, थ्योरी वो इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक ऐसा लोकेशन है, जैसे तुम्हारा फर्नेस होता है ना, तो फर्नेस है क्या करते हैं, इसमें कोल बर्न करते हैं, और उस कोल बर्न इस फर्नेस के ऊपर क्या रखते हो, पॉट रख दो, तो क्या करेगा, पॉट को गर्म करेगा। वैसे ही एक चैम्बर है, उस चैम्बर में क्या होता है, रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन यूरेनियम का, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, वो क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें क्या होगा, जिसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है मॉडरेटर, क्योंकि मॉडरेटर जो है वही क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मॉडरेटर अगर नहीं होगा तो फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब के की वैल्यू होगी हर रिएक्शन के लिए क्या होगी, बढ़ते जाएगी, ज्यादा होते जाएगा, जिसके चलते बॉम्ब बन जाएगा। लेकिन जो मॉडरेटर हम लगा कर रखते हैं वो हर स्टेप में जो न्यूट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, खा जाता है, जिसके चलते के की वैल्यू जो होती है वो 1 के आसपास रहती है, और के की वैल्यू 1 के आसपास है तो फिर जो भी रिएक्शन होगा कंट्रोल्ड होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडरेटर, तो लिखना मॉडरेटर, या इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मॉडरेटर इज यूज्ड, फिफ्थ पॉइंट करके लिख सकते हो, moderator is used for control chain reaction. Moderator is used for control chain reaction in a nuclear reactor, full stop. It slows down fast moving neutrons जो भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसको किसमें चेंज कर देगा, उसको स्लो डाउन कर देगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो गई तो जाकर के अगर अगले वाले से टकराया भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी अब चाहिए थी उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो नहीं होगा रिएक्शन। लिखना हेवी वाटर, उसी में नेक्स्ट पॉइंट नहीं लिखना है, उसी में लिख लेना हेवी वाटर ग्रेफाइट। हेवी वाटर मतलब H2O, सर जिसमें मिनरल मिला होगा, क्या मिला होगा, अरे नहीं मिनरल्स बहुत सारा मिला होता है, मतलब नहीं, मैग्नीशियम वो सब मिला होगा। वाटर जो होगा वो क्या होता है, H2O। ये तुम्हारा नॉर्मल वाटर है, और जो D2O होता है वो क्या होता है, हेवी वाटर होता है। मतलब हाइड्रोजन की जगह इसमें क्या यूज हुआ है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। तो इसको हेवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, हेवी वाटर हो गया। और ग्रेफाइट तो समझते हो, सबने ग्रेफाइट देखा हुआ है, देखे हो ग्रेफाइट। और सर पेंसिल में ही तो यूज होता हाँ, पेंसिल में यूज होता है। और बेरिलियम ऑक्साइड, तो ग्रेफाइट लगा लो मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर, या फिर वाटर रख दो। वाटर में कौन सा भी वाटर रखेंगे, हेवी वाटर D2O रखेंगे, D2O
या फिर बेरिलियम ऑक्साइड रख दो। इन सबका काम क्या है? मॉडरेटर। ठीक है, एक होता है नेक्स्ट लिखना कंट्रोलर, नेक्स्ट सेटिंग लिखना, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कंट्रोलर। कंट्रोलर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो उस रेट को जो होगा कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोलर यूज करते हैं। रेट को कंट्रोल करने के लिए, रेट का क्या मतलब होता है? जितना नंबर पहले हो रहा था, मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस बर्न हो रहा है डिवाइडेड बाई टाइम, उसको क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। तो जो रेट है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। और कंट्रोलर के लिए क्या डिवाइस यूज होता है? कैडमियम रॉड यूज होता है। कैडमियम रॉड किस तरीके से काम करेगा? कंट्रोलर की तरह काम करता है। तो लिखना कंट्रोलर में क्या लिखे हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, रेट ऑफ रिएक्शन controlled by controllers, controlled by controllers। ठीक है, फुल स्टॉप। कैडमियम रॉड, कैडमियम रॉड, कैडमियम रॉड, सर कैडमियम क्या बोल रहे हैं? कैडमियम रॉड, CD, कैडमियम रॉड is used as controller, is used as controller। कैडमियम रॉड जो है वो इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा का पूरा खत्म कर देगा। मतलब यहाँ पे स्लो डाउन करने की बात नहीं होती है। कैडमियम जो होता है क्या होता है? एब्जॉर्ब भी कर लेगा। और अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो अब न्यूट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं रहे, और अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वहां से रेट फिर क्या होता है? और भी बहुत सारे रिएक्टर के कंपोनेंट है, जैसे कूलेंट यूज करते हैं कि जो भी तुम्हारा बाहर का जो रिएक्टर है, जैसे ये चैम्बर है, जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा तो ये चैम्बर क्या होगा? गर्म होगा कंटिन्यूअसली। तो कोई भी अगर यूज कर रहे हो, सारे जो मटेरियल है उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर उस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली कूल करना पड़ता है। कंटिन्यूअसली कूल करने के लिए हम कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट में ऑयल यूज कर सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्ड वाटर, CO2 है जो तुम्हारा, CO2 को अगर इधर से ब्लो करवाओगे वो भी हीट को क्या करेगा? इधर से एब्जॉर्ब करके लेकर के कंटिन्यूअसली फ्लो करवाते रहेगा, जिसके चलते जो रिएक्टर है क्या रहेगा? मेल्ट नहीं होगा, वो बचा रहेगा। तो और भी बहुत सारी चीजें, कूलेंट है, फिर तुम्हारा सील्ड है, सील्ड यूज करते हैं। वॉल्स बना करके रखते हैं, कॉन्क्रीट ठीक वॉल्स बना करके रखते हैं, जिससे जो तुम्हारा हार्मफुल रेज है वो बाहर की तरफ नहीं आ सके। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा होगा? रेडिएशन इमिट हो रहा होगा। अब उस रेडिएशन से भी तो बचना है ना। जो भी काम कर रहे हैं रिएक्टर में, उसका वो क्या चाहता है? उस रिएक्शन से एक्सपोज ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं? रिएक्टर के आजू बाजू जो भी तुम्हारा 7-8 फीट का मोटा वॉल बना करके रखते हैं, ताकि यहाँ से जो भी रेडिएशन आ रहे हैं वो रेडिएट होकर के बाहर ना पहुंचे। अगर बाहर नहीं पहुंच रहा तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर ही रहे, जितना रेडिएशन अंदर रहना है। तो उसके लिए सील्ड यूज करते हैं। अब थिकनेस ही समझ लो 7 से 8 फीट का थिकनेस होता है वॉल का, तो एज ए सील्ड यूज होता है। ठीक है, चलो तो इसका जो थ्योरी वोरी था वो भी खत्म हो गया। रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सर वो बोलो। एक रहा था ना बीटा डीके अल्फा डीके वो सब, वो तो अभी रेडियो एक्टिविटी अभी स्टार्ट ही कहाँ करें। रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो अभी एक बचा रह गया। ठीक है, हाँ हाँ, रेडियो एक्टिविटी बचा है। नेक्स्ट काम क्या है तुम्हारा? जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है रीड कर लेना, उससे रिलेटेड जो डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो। जो नेक्स्ट क्लास होगा ना तुम्हारा, उसमें क्या करना, अभी 1 वीक टाइम मिलेगा फिर से रेडिएशन आने के लिए, मॉडर्न फिजिक्स आने के लिए। तो जो भी बच्चे हैं, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर यार पूरा वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो तुम्हारा डाउट होगा ना वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। मान लो कोई पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें डाउट है, तो वो वाली चीज पूछ लेना डायरेक्ट मेरे से,
वो क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास सर में। ये रेडियो एक्टिविटी के बाद में तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा हाँ, ना, मतलब radioactivity कम्युनिकेशन खत्म। सिस्टम का है नहीं। फिर मॉडर्न अच्छा। फिजिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है तुम्हारे सिलेबस में? नहीं है सर, मैं देख लिया सर, क्वेश्चन तो नहीं तो आया नहीं है पिछला तो फिर 5 क्या साल ही में। पढ़ो, क्या ही पढ़ोगे फिर? मॉडर्न हाँ फिजिक्स सर, पूरा खत्म, रेडियो बोर्ड्स एक्टिविटी में है खत्म। सर बस। हाँ, हाँ सर। मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा। सैटरडे संडे बंद कर सकते हैं, फिर क्या ही कर क्लास करोगे या सर पढ़ना। वेव्स वाला थोड़ा सा बाकी है ना सर, तो वाइस वेब बचा है डीएससी तो वाला, फिर कर लेना, वेब पढ़ लेना। वो यंग डबल स्लिट वो सब बाकी है थोड़ा। ठीक है, तो वेब पढ़ा देंगे। लाइट हाँ नहीं सर। पढ़ाएंगे, लाइट जो होगा नहीं तुम्हारा लाइट सर हो ज्योमेट्रिकल चुका है, मतलब वो भी आप प्रिज्म होगा। वगैरह हो गया, बता चुके हैं। इसका हो गया तो फिर तुम लोग को वो अलग से ही पढ़ाएंगे। मतलब वेब तक पढ़ा करके फिर ये जो संडे हाँ सैटरडे सर। वाली क्लासेस है वो क्या कर देंगे, नीट के लिए बंद हो जाएगा। नीट के लिए वेब तक पढ़ा करके सिलेबस जो भी संडे सैटरडे क्लास है वो बंद कर देंगे। आपको लग रहा है फरवरी तक, जनवरी तक फिर पढ़ा देंगे। सर वो आप पहले ही कर देंगे वेब ऑप्टिक्स? हाँ, वेब ऑप्टिक्स इसी के साथ पढ़ा देंगे। इसको पढ़ाने हैं ना, इसको ये जो बच्चा है इसका कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छा तो सर, 12th वाला अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर। वेब ऑप्टिक्स अभी पढ़ा देंगे। ज्योमेट्रिकल जो है वो लास्ट में पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट, यानी जो 12th का तुम्हारा लास्ट चैप्टर होगा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा। ओके सर। वेब ऑप्टिक्स इधर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ